हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसिया ना आस्की का भाग 12। जीजू के फोन पर एक मैसेज आया तो वो पढ़कर मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराता देखकर तनु ने कहा, क्या पढ़ लिया ऐसा? जरा हमें भी सुना दो। सुनो सुनो, एक बहुत शानदार चीज आई है, जीजू ने एक्साइटेड होकर कहा और फिर कहने लगे, जिसकी हथेली के बीचों बीच तिल है वो बहुत खर्चीला होता है। जैसे कि तनु दी, इनके हाथ के बीचों बीच तिल है ना दी? अवनी ने चहकते हुए कहा, हाँ है। फिर तो भैया सच ही हमारी तनु बहुत खर्चा करती है, जीजू ने कहा तो सभी हंसने लगे। अवनी को इसमें बहुत मजा आ रहा था। उसने कहा, जीजू और बताइए ना। हाँ सुनो, जिसके पेट पर तिल होता है वो खाने का बड़ा शौकीन होता है, जीजू ने कहा तो तनु बोल पड़ी, और ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है? जीजू मुस्कुराने लगे, लेकिन उन्हें पता था उनके पेट पर तिल था। जीजू ने आगे पढ़ना शुरू किया, जिसके अंगूठे के बीचों बीच तिल होता है उसकी लव मैरिज होगी। जैसे ही जीजू ने कहा, अवनी मुस्कुराने लगी। तनु ने देखा तो पूछा, तुझे क्या हुआ? तू क्यों शर्मा रही है? अवनी ने अपना अंगूठा आगे कर दिया। उसके अंगूठे के बीचों बीच तिल था। जीजू ने देखा तो कहा, अवनी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जल्दी तो मैं भी तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। अवनी शर्माने लगी तो जीजू ने कहा, ये सुनो, जिस इंसान के गर्दन के दाईं ओर तिल होता है वो बहुत रोमांटिक होता है। जैसे ही जीजू ने ये कहा, तनु और अवनी ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, आदित्य तो रोमांटिक इम्पॉसिबल। आदित्य की गर्दन पर तिल था तो आदित्य ने कहा, ये गलत हो गया जीजू, क्या पता साले साहब आगे चलकर हो जाए आप रोमांटिक। आखिरी शब्द रोमांटिक पर जीजू ने थोड़ा जोर देकर कहा, जिससे अनामिका को हंसी आ गई, लेकिन उसने रोक ली और नीचे गर्दन करके खाने लगी। जीजू ने कहा, अब ये लास्ट सुनो, जिसकी पीठ पर तिल होता है वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। जैसे कि अनामिका, इसकी गर्दन से 10 इंच नीचे एक तिल है, आदित्य ने खाते हुए कहा। सबने हैरानी से आदित्य की ओर देखा। अनामिका की पीठ पर तिल है, ये बात आदित्य को कैसे मालूम? सोचकर सभी हैरान थे। अवनी ने तो उठकर देख भी लिया और हुक से जस्ट ऊपर एक तिल था, जो दूर से नजर नहीं आता, बहुत करीब से देखने पर पता चलता है। अवनी ने देखते ही कहा, भाई सही कह रहे हैं, अनामिका की पीठ पर तिल है। आपकी तो सारी बातें सच हो गई जीजू। जीजू और तनु दोनों ने अपना ही सर पीट लिया। अवनी को पता नहीं था कि कौन सी बात सबके सामने कहनी होती है और कौन सी नहीं, लेकिन अवनी के मुंह से ये सब सुनकर आदित्य खांसने लगा। उसे महसूस हुआ कि अनजाने में वो कुछ ऐसा कह गया जो नहीं कहना था। उसे खांसता देखकर तनु ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाया और कहा, तुम कब से ये सब देखने लगे आदित्य? जीजू, आपकी प्लेट में सलाद नहीं है, मैं लेकर आता हूँ, कहते हुए आदित्य उठा और चला गया। उसने तनु की बात का जवाब नहीं दिया। अनामिका ने डरते डरते कहा, जीजू दी, आप लोग गलत मत समझिएगा, वैसा कुछ नहीं है, इन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। तनु ने अनामिका के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, अनामिका परेशान मत हो, हम दोनों को तुम पर पूरा भरोसा है। आदित्य की हालत देखकर ही समझ आ रहा है कि उसके मुंह से अनजाने में ये बात निकली है। तुम आराम से खाना खाओ। तनु की बातों से अनामिका को थोड़ी तसल्ली मिली। आदित्य गया तो फिर वापस ही नहीं आया। खाना खाने के बाद अनामिका जब हाथ धोकर लौटी तो उसे याद आया कि मोना अभी तक बाथरूम में ही बंद है। वह जैसे ही नीचे जाने लगी, आदित्य ने कहा, कहाँ जा रही हो? वो मोना अभी तक बाथरूम में ही है, अनामिका आधी बात कहकर चली गई। आदित्य को समझ नहीं आया। वो सोचता रहा। जब तक उसे अनामिका की बात समझ में आई तब तक अनामिका जा चुकी थी। उसने खुद से कहा, ओह गॉड, अनामिका नहीं जानती मोना कितनी बदतमीज है, मुझे जाना होगा। आदित्य भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। अनामिका ने जैसे ही दरवाजा खोला, मोना गुस्से से दंदनाते हुए बाहर आई और चिल्लाकर कहा, हैव यू लॉस्ट इट? तुम मुझे बंद करके कहाँ चली गई थी? तुम्हें तो मैं, कहते हुए मोना ने जैसे अनामिका को मारने के लिए हाथ उठाया, आदित्य अनामिका के सामने आ गया और मोना का हाथ पकड़कर कहा, बी इन योर लिमिट्स मोना, अनामिका की इसमें कोई गलती नहीं है, तुम गलती से यहाँ बंद हो गई थी। अनामिका आदित्य के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। मोना ने जब ये देखा
तो उसे उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आदित्य को उंगली दिखाते हुए कहा, नाउ यू सी मिस्टर आदित्य व्यास, इस लड़की के साथ मैं क्या करती हूँ। मोना ने नीचे पड़ा अपना बैग उठाया और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। आदित्य अनामिका की ओर पलटा और कहा, तुम ठीक हो। अनामिका ने कहा, हाँ। चलो यहाँ से, आदित्य ने कहा और जाने लगा, लेकिन अनामिका वहीं रुक गई। आदित्य पलटा और कहा, क्या हुआ, चलो। आपसे एक बात पूछें। हाँ पूछो। आपके और मोना के बीच जो रिश्ता है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। आदित्य अनामिका के पास आया और कहा, ये समझ लो कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बदसूरत सच है। आदित्य ने जैसे ही कहा, उसके चेहरे पर उभरा दर्द अनामिका ने देख लिया और उसके बाद उसके आदित्य से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों वहां से बाहर आ गए। नीता के घर वालों ने सभी को गिफ्ट दिए। राकेश ने सबको रात में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट किया और घर के लिए निकल गए। आते वक्त अवनी भी आदित्य वाली गाड़ी में। तनु जीजू अनामिका के साथ चली आई। इस बार जीजू आगे बैठे थे। काव्या को नींद आ गई थी, वह तनु की गोद में दुबक कर सो गई थी। अवनी दीदी और जीजू ही बातें कर रहे थे, बाकी अनामिका और आदित्य खामोश थे। गाड़ी में लगे मिरर में अनामिका को आदित्य का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर उदासी फिर घिर आई थी। जाते जाते मोना अपने साथ आदित्य की मुस्कुराहट भी लेकर चली गई थी। सभी घर लौट आए। अनामिका भी कमरे में चली आई। शीशे के सामने खड़ी खुद को देखते हुए उसकी आंखों के सामने आज की सगाई के सारे खूबसूरत पल उसकी आंखों के सामने आने लगे। मन ही मन मुस्कुराते हुए वह कानों के झुमके उतार रही थी। लगा जैसे आदित्य उसके बगल में ही खड़ा उसे प्यार से देख रहा है। यह अनछुए एहसास अनामिका को कब छूने लगे उसे पता ही नहीं चला। आदित्य उसके पास आया और अपने होंठ अनामिका के कंधे से छू लिए। अनामिका जैसी ही पलटी, वहां कोई नहीं था। उसने अपना सर पीट लिया और बेड पर बैठ गई। ये क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था? अनामिका इन सबसे ही अनजान थी। रात के फंक्शन के लिए अनामिका ने सफेद रंग का चूड़ीदार सूट पहना, बालों को गूंथकर चोटी बना ली। सिंपल लुक में वह भी खूबसूरत लग रही थी। अनामिका जैसे ही कमरे से बाहर आई, सामने बालकनी में खड़े आदित्य पर उसकी नजर चली गई। आदित्य फिर से सिगरेट पी रहा था। अनामिका उसके पास आई और हाथ से सिगरेट छीनकर कहा, जिनके सीने में पहले से इतनी आग भरी हो वो आग को मुंह में नहीं लगाया करते। अनामिका के सिगरेट फेंकने पर आदित्य को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी सिगरेट के धुएं में अपनी फिक्र उड़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो और बढ़ जाती है। अनामिका ने कहा, वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता उनके बारे में सोचना पड़ता है। आदित्य अब सीरियस हो चुका था। अनामिका ने बात बदलने के लिए कहा, आकाश भैया की सगाई की पार्टी है, आप नीचे चल रहे हैं ना? मन नहीं है, लेकिन आप नहीं जाएंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। अनामिका ने मासूमियत से कहा, वो क्यों? अब इस घर में कोई और तो है नहीं जिसको हमें परेशान करके खुशी मिलेगी। अब आप नहीं होंगे तो कोई परेशान नहीं करेगा, और ऐसे तो हम बोर हो जाएंगे ना। तो आदित्य मुस्कुराने लगा। आदित्य को मुस्कुराता देखकर अनामिका को सुकून मिला। अनामिका जाने लगी तो आदित्य ने फिर से कहा, अनामिका जी। अनामिका ने रुककर आदित्य की ओर पीट करके कहा। आदित्य भी उसकी ओर पीट किए खड़ा रहा और कहा, तुम्हारी पायल कहाँ है? अलमारी में रखी है। अनामिका जाने लगी, जाते जाते रुकी और कहा, तो आ रहे हैं ना आप? अनामिका ने शांत स्वर में कहा, उस पायल में जो घुंघरू है उन्हें पहनकर चलो तो वो बहुत आवाज करते हैं और आपको उनका शोर पसंद नहीं है। तुमने पहनी क्यों नहीं? पहन लो। क्या सच में? अनामिका ने जल्दी से पलटकर कहा। आदित्य नहीं पलटा। अनामिका जल्दी से कमरे में गई, अलमारी से पायल निकाली और पहन ली। छमछम करते हुए वह कमरे से बाहर आई। आदित्य अभी भी वहीं खड़ा था। अनामिका मुस्कुराते हुए नीचे चली आई। आदित्य ने उसे जाते हुए देखा और कहा, जिन्हें तुम शोर समझ रही हो अनामिका, वो मेरा सुकून है। अनामिका नीचे आकर राधा का हाथ बटाने लगी और आदित्य तैयार होने कमरे में चला गया। उसने सफेद रंग का कुर्ता पहना जिसके गले पर लाल रंग की बारीक किनारी थी। आदित्य उसमें बहुत प्यारा लग रहा था। कुर्ते के गले में 4 बड़े बटन भी थे, पर दूसरे नंबर वाला बटन बार बार चुभ रहा था। आदित्य उसे सही करते हुए बाहर आया।
तभी सीढ़ियों पर आती अनामिका दिखी तो आदित्य ने उसे पास बुलाया और कहा, ये बटन टूट गया है, इसे लगा दोगी प्लीज? हाँ आप रुकिए, हम सुई धागा लेकर आते हैं। अनामिका जैसे ही जाने लगी आदित्य ने रोक कर कहा, मेरे पास है। आदित्य ने सुई धागा अनामिका को थमा दिया। अनामिका उसके थोड़ा करीब आई और बटन को उसकी सही जगह रखकर लगाने लगी। बटन लगाते हुए अनामिका ने कहा, ये निकला कैसे? चुभ रहा था तो मैंने ही निकाल दिया, आदित्य ने धीरे से कहा, क्योंकि अनामिका उसके बहुत करीब थी और ऐसे में उसके दिल का हाल बहुत बुरा था। अनामिका ने बटन लगाया और मुंह से धागा तोड़कर कहा, कुछ रिश्ते भी चुभन देने वाले होते हैं, उन्हें भी वक्त पर निकाल कर फेंक देना चाहिए। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस अनामिका की आंखों में देखता रहा और सब भूल गया। अनामिका भी सब भूलकर आदित्य की आंखों में देखती रही। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब जीजू और आकाश ऊपर चले आए। दोनों कुछ देर पहले ही रुक गए और जीजू ने आकाश से कहा, देखो मैंने कहा था ना, दोनों के बीच कुछ न कुछ तो जरूर है। हो सकता है किसी ने उन्हें स्टैचू किया हो, आकाश ने कहा, क्योंकि वो कभी अनामिका और आदित्य को साथ लेकर ऐसी सोच नहीं रखता था। उसका मानना था अनामिका और आदित्य दोनों एक दूसरे से अलग हैं। यार तुम कितने पागल हो, तुम्हारा ससुर क्या सोचकर लड़की दे रहा है तुमको? दिखाई नहीं देता? दोनों कितने पास खड़े हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, पलके तक नहीं झपका रहे, मतलब कुछ तो पक रहा है। जीजा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल पक रहा है, आपकी बातों से मेरा सर। अब मैं जा रहा हूँ, आप चलो। आकाश खींचते हुए उन्हें नीचे ले गया और आदित्य अनामिका एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खड़े रहे, खुद से बेखबर, घर वालों से बेखबर, इस जहां से बेखबर। अगर कुछ मौजूद था तो वो दोनों के एहसास, आदित्य और अनामिका की बढ़ती नजदीकियां उनके जीवन में आने वाले नए रिश्ते का आगाह कर रही थी। आदित्य की आंखों में देखते हुए अनामिका को एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ी है। वह तेजी से नीचे चली आई। सभी मेहमान आ चुके थे। राधा को परेशान देखकर अनामिका उनके पास आई और कहा, क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों हैं? बेटा मेरी कुछ सहेलियां आई हैं, उन्हें चाय कॉफी सर्व करनी थी। ये रघु पता नहीं कहाँ चला गया। राधा ने परेशानी भरे शब्दों में कहा, बस इतनी सी बात, लाइए हम सर्व कर देते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम ये सब थोड़ी करोगी। राधा ने उसे रोका। ये क्या बात हुई भला, हम भी तो इस घर के सदस्य हैं, लाइए हम ले जाते हैं। अनामिका ने टेबल से ट्रे उठाते हुए कहा। राधा ने उसके गाल को प्यार से छुआ और खुद दूसरी ओर मेहमानों के पास चली गई। अनामिका ट्रे लेकर राधा के कमरे में बैठी औरतों की ओर बढ़ गई। तभी सामने से आती मोना ने उसे रोककर कहा, ये काम बिल्कुल सूट करता है तुम्हें, कीप इट अप। अनामिका मुस्कुराई और कहा, घर के काम में कैसी शर्म? ओह, या तुम ये सब काम कर रही हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात यही है, पुअर गर्ल। मोना ने अनामिका के साथ बदतमीजी से पेश आते हुए कहा, लेकिन अनामिका बहुत शांत दिमाग वाली थी। उसने मोना को सर से लेकर पांव तक एक नज़र देखा और फिर कहा, हमारी औकात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि हम इस घर के सदस्य हैं और आप एक मेहमान। मोना को प्यार से जलील करके अनामिका वहां से चली गई और मोना पैर पटकते हुए बाहर की ओर। अनामिका ने अंदर बैठी औरतों को चाय कॉफी सर्व की। जिसने भी अनामिका को देखा बस देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती के आगे सब फीका था। राधा की एक सहेली को तो अनामिका इतनी पसंद आई कि उसने अनामिका से कहा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? जी नहीं। फिर तो अच्छा है। दरअसल मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी जैसे ही सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की ढूंढ रही थी। औरत ने खुशी से भरकर कहा। अनामिका अब क्या कहती, बस मुस्कुराकर वहां से चली गई। खाली ट्रे लेकर वह जैसे ही बाहर आई, सामने से आते आदित्य से टकरा गई। उसके हाथ में ट्रे देखकर आदित्य ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? अनामिका ने कहा, बस ऐसे ही। आदित्य ने उसके हाथ से ट्रे लेते हुए कहा, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब करने के लिए घर में बहुत नौकर हैं। तो फिर हम क्या करें? अनामिका ने शरारत से आदित्य की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम बस मुझे यूं ही देखती रहो। आदित्य ने मन ही मन कहा। उसे चुप देखकर अनामिका जाने लगी तो सीढ़ियों में आते हुए आकाश ने कहा, अनामिका सुनो ना, ये पेन नहीं लग रही है, लगा दोगी प्लीज? जी। अनामिका आकाश की ओर बढ़ गई और उसके हाथ से पिन लेकर लगाने लगी। अनामिका का आकाश के करीब जाना आदित्य को अच्छा नहीं लगा तो उसने अनामिका के हाथ से
पिन लेकर कहा, मैं लगा देता हूँ, तुम्हें और भी तो काम होंगे ना, तुम जाओ। अनामिका को आदित्य का यह अंदाज समझ नहीं आया। फिर वो वहां से चली गई। आदित्य आकाश के कोट पर पिन लगाने लगा तो आकाश ने कहा, आजकल तू अनामिका को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो रहा है, बात क्या है? कोई बात नहीं है, आदित्य ने बिना आकाश को देखे पिन लगाते हुए कहा। बेटा, लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। कुछ दिनों से देख रहा हूँ, काफी बदले बदले नजर आ रहे हो। मेरी छोड़ो, अपने बारे में सोचो। आज सगाई, कुछ दिन बाद शादी, जिंदगी झंड होने वाली है आपकी। आदित्य ने पिन लगाकर आकाश का सीना थपथपाते हुए कहा। अच्छा, तो तेरा मतलब है कि शादी के बाद जिंदगी झंड हो जाती है? हाँ बिल्कुल, बाद में वो स्पेस नहीं रहता, सारा दिन चिक चिक झिक झिक, टोटली बोरिंग लाइफ। आदित्य ने कहा। तो आकाश ने पूछा, मतलब तू शादी नहीं करेगा? चांस ही नहीं है, और अगर लड़की अनामिका जैसी हो तब भी नहीं। आकाश ने आदित्य का मन टटोलते हुए कहा। आकाश की बात पर आदित्य खामोश हो गया तो आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अनामिका बहुत अच्छी आदित्य, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आई तो सब सही हो जाएगा। वो सच में एक एंजल है। हाँ, बाहर चलना चाहिए, सभी इंतजार कर रहे हैं, भाभी के घर वाले भी आने वाले होंगे, कहते हुए आदित्य वहां से चला गया। बाहर गार्डन में बहुत खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ था। सभी मेहमान खाने और म्यूजिक का लुत्फ उठा रहे थे। नीता और उसके घर वाले आ चुके थे, हनी भी आया था, लेकिन अनामिका के बजाय वह अवनी को ढूंढ रहा था। आदित्य के कुछ दोस्त आए थे, इसलिए आदित्य उनमें बिजी हो गया। अनामिका काव्या के साथ थी और उसे खिला पिला रही थी। तनु बाकी रिश्तेदारों के बीच थी और सुमित जीजू मौके का फायदा उठाकर अब तक 4-5 रसमलाई खा चुके थे। राकेश ने बुलाया, तब उनका अपनी जबान पर कंट्रोल हुआ। राकेश सुमित, जीजू और तनु को अपने बच्चों की तरह ही समझते थे। उन्होंने जीजू को मेहमानों से मिलाया। स्टेज पर लगे सोफों पर आकाश और नीता बैठे थे, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। जो मेहमान दूर से थे वो दोनों को आशीर्वाद देकर जल्दी निकल गए। उसके बाद डांस प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले आकाश और नीता ने डांस किया। डांस इतना रोमांटिक था, सभी देखते ही रह गए। उनके बाद राकेश और राधा ने डांस किया। उनके साथ साथ विक्रम और उनकी पत्नी भी शामिल हो गईं। माहौल काफी खुशनुमा हो चुका था और ये सब देखकर दादू खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने दादी का हाथ पकड़ा और स्टेज तक ले आए। उनके स्टेज पर आते ही सभी तालियां और सीटियां बजाने लगे। आदित्य ने देखा तो दौड़कर म्यूजिक वाले के पास गया और गाना चेंज करने को कहा। आदित्य ने जो गाना लगवाया वो दादू का फेवरेट था। जैसे ही गाना बजा, दादू दादी माँ के साथ साथ ठुमकने लगे। दादू और दादी की एक्टिंग इतनी जिंदा दिल थी कि सभी बस एकटक उन्हें ही देखते रहे। आदित्य तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और दौड़कर स्टेज पर चढ़कर उनके साथ ही ठुमके लगाने लगा। दादी के गाल पर किस करके कहा, लव यू दादी माँ। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट तैर गई। अनामिका के चेहरे की तो रंगत ही कुछ और थी। उस वक्त आदित्य को इतना खुश उसने शायद पहले कभी नहीं देखा था। आज तो उसे आदित्य से प्यार हो जाना था। दादू दादी नीचे आ गए तो हनी पहुंचा स्टेज पर और कहा, मैं अकेले डांस कैसे करूं, पार्टनर चाहिए साथ में। कुछ लड़कियों ने हाथ उठाया, लेकिन सबको इग्नोर करके वह पहुंचा अवनी के पास और उसे साथ में डांस करने के लिए कहा। अवनी ने मना कर दिया तो हनी ने नीता से कहा, अब बेचारी अवनी अपनी भाभी की बात कैसे टालती। वह हनी के साथ चली गई, लेकिन हनी को मजा चखाने के लिए उसने गाना भी कुछ वैसा ही चुना। पर हनी एक अच्छा डांसर था, खुद को हर गाने में ढालना उसे आता था। दोनों की जुगलबंदी काफी अच्छी थी। सबने दोनों के लिए खूब तालियां बजाई। दोनों नीचे चले आए। आदित्य आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं था। उसने दियो जीजू को भी उठाया और डांस करने को कहा। उन्होंने भी डांस किया। सभी बहुत खुश थे और यही मौका था जब मोना आदित्य के घर वालों को इम्प्रेस कर सकती थी। वह स्टेज पर आई और गाना लगाने को कहा। गाना बजने लगा। मोना का डांस इतना हॉट था कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिला दे। नीता और उसके घर वालों को निकलना था, इसलिए राकेश और राधा उन्हें गेट तक छोड़ने चले गए। दादू दादी को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मेहमानों के बीच उसे कुछ कहना सही नहीं होता। जीजू तो बस मोना के डांस में खोए हुए थे और बेचारा आदित्य सर पकड़कर बैठा था। धीरे धीरे करके सभी मेहमान जा चुके थे।
बस आदित्य की फैमिली, शुभ और मोना बचे थे। मोना के घर से फ़ोन आने पर उसने आदित्य से कहा, बेबी मुझे घर छोड़ दो ना प्लीज़। मोना मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ओला मंगवा देता हूँ। आदित्य ने अपनी जेब से फ़ोन निकालते हुए कहा, नो थैंक्स, मैं खुद चली जाऊंगी। मोना ने उखड़े स्वर में कहा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आदित्य ने राहत की सांस ली और वापस गार्डन में आ गया, जहां दादू दादी, तनु, जीजू, आकाश, अनामिका, शुभ और राकेश बैठे हुए थे। आदित्य ने गार्डन के बीचों बीच कुछ लकड़ियां जलाई और सबको आवाज लगाकर कहा, यहाँ आ जाओ सब। सभी वहां आकर गोला बनाकर बैठ गए। अवनी भी कपड़े चेंज करके आ गई। राधा काव्या को सुलाने अंदर चली गई थी। सब खामोश बैठे थे। तभी जीजू ने कहा, सबने डांस किया पर अनामिका ने नहीं किया। अब बताओ इसे क्या सजा दी जाए। जीजू, अनामिका बहुत अच्छा गाती है। अनामिका के बिल्कुल सामने बैठे आदित्य ने कहा, तुम्हें बड़ा पता है इसके बारे में और तुमने कहाँ सुन लिया? हम लोगों ने तो कभी नहीं सुना अनामिका को गाते हुए। तनु ने टोन मारते हुए कहा, अरे दी, घर में एक बार अंताक्षरी में सुना था, इसलिए कह दिया। अनामिका बेटा सुना दो फिर कुछ, राकेश ने बड़े प्यार से कहा। तब तक राधा भी आकर उनके बगल में बैठ गई। सभी अनामिका को देखने लगे तो उसने कहा, आप सब लोग ऐसे देखेंगे तो हम गा नहीं पाएंगे। सभी हंसने लगे और इधर उधर देखने लगे, लेकिन आदित्य की आंखें तो बस अनामिका पर ही टिकी थीं। आज वह उसे रोजाना से ज्यादा प्यारी लग रही थी और मासूम भी। अनामिका ने गाना शुरू किया। सभी उस गाने में गुम से हो गए थे। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। अनामिका की आवाज़ भी उसकी ही तरह खूबसूरत थी, जिसे सुनकर सभी यादों में खो गए। जैसे ही अनामिका रुकी, जीजू ने कहा, अरे बस भी करो, और कितनी बार दिल जीतोगी यार। हाँ, राकेश ने कहा, थकान भरे दिन के बाद ऐसा गाना सुनकर सच में सुकून मिल रहा है। भाई अनामिका, तुमने तो आज पुराने दिनों की याद दिला दी, दादू ने कहा। तो अनामिका मुस्कुरा उठी और फिर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद दादू, रात बहुत हो गई है, अब आप सबको चलकर आराम करना चाहिए। हाँ, ये सही कहा तुमने, दादू ने कहा। तो सभी उठकर वहां से अंदर जाने लगे। शुभ, चल तुझे घर छोड़ देता हूँ, आदित्य ने घड़ी में समय देखते हुए कहा, जिसमें रात के 11:30 बज रहे थे। आदित्य ने गाड़ी निकाली और शुभ को घर छोड़ने चला गया। सबके जाने के बाद अनामिका भी जाने लगी। तभी उसकी नज़र गार्डन में काम कर रहे रघु पर गई। अनामिका उसके पास आई और कहा, रघु भैया। जी दीदी। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो काफी थका हुआ है। अनामिका ने उसके बुझे चेहरे को देखा और कहा, खाना खाया आपने? बस ये सब रख कर खा ही रहा हूँ, रघु ने मरी हुई आवाज में कहा। छोड़िए ये सब और चलिए। अनामिका ने रघु का हाथ पकड़ा और उसे लेकर एक टेबल के पास आई और उसने रघु से बैठने को कहा। उसके बाद हाथ धुल पाए और एक खाली प्लेट लाकर उसके सामने रख दी। अनामिका खाने का सामान लाई और एक एक करके उसकी प्लेट में रखने लगी। सब रखने के बाद उसने रघु से खाने को कहा तो रघु की आंखों में आंसू छलक आए। उसकी आंखों में आंसू देखकर अनामिका ने कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? आज से पहले कोई भी हमसे इतना प्यार से बात नहीं किया है। आप कितनी अच्छी हैं, हमसे खाने को बोल रही हैं। पागल हो सच में, आज सुबह से इतना काम कर रहे हो, थकान तो आपको भी हुई होगी ना। अब जल्दी से खा लीजिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तब तक वो सामान हम रखते हैं, आपको कुछ चाहिए हो तो बताना, अनामिका ने जाते हुए कहा। हाँ कहकर रघु खाने लगा। सच में उसे बहुत भूख लगी थी। जैसे ही खाना उसके गले से नीचे उतरा, एक सुखद अनुभूति हुई उसे। अनामिका ने सामान व्यवस्थित किया और रघु के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास उसके सामने रखकर कहा, अब जाकर आराम करना, बाकी का काम कल सुबह कर लेना, कोई कुछ नहीं कहेगा। जी दीदी, आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहें, रघु ने कहा। हाँ कहो ना, अनामिका ने अपने हाथ धोते हुए कहा। आप बहुत अच्छी हैं दीदी, जब से आप यहाँ आई हैं तब से खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू रघु, अब हम जाएं, हमें सच में बहुत नींद आ रही है, अनामिका ने उबासी लेते हुए कहा। हाँ दीदी, रघु ने कहा तो अनामिका चली गई। उधर आदित्य ने शुभ को घर के सामने छोड़ा तो शुभ ने कहा, क्या चल रहा है? आदित्य शुभ की बात सुनकर गाड़ी से नीचे उतरा और कहा, क्या
क्या चल रहा है? मैंने देखा, सो पहेलियां बुझाने लगा था। क्या देखा? आदित्य ने असमझ के भाव से कहा। जिस तरह से तू अनामिका को देख रहा था, तुझे उससे प्यार हो गया है ना? क्या बोल रहा है तू? ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य ने नजरें चुराते हुए कहा। अच्छा, ऐसा नहीं है तो फिर क्या? उसके सामने आते ही तेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हर वक्त एटीट्यूड में रहने वाला आदित्य व्यास एक लड़की के सामने पिघल जाता है क्यों? जवाब दे। आज भी जब वो गाना गा रही थी तब कैसे देख रहा था तू उसे? पलके झपकना तक भूल गया था। आदित्य खामोश हो गया तो शुभ ने कहा, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ यार। आज तक तेरी आंखों में किसी लड़की के लिए इतना प्यार नहीं देखा मैंने। लेकिन अनामिका वो लड़की है, मुझे जाना चाहिए। आदित्य जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, शुभ ने गुस्से से कहा, कब तक तू उस एक गलती के लिए खुद को सजा देता रहेगा? तू भी जानता है कि तू मोना के साथ क्यों है। तू उससे प्यार नहीं करता ना, और ना ही पसंद करता। खत्म क्यों नहीं कर देता ये सब? आदित्य पलटा और शुभ का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, इतना सब मत सोचा कर। कल सुबह तैयार रहना, सेना सर से मिलना है। गुड नाइट। आदित्य चला गया और शुभ बस वहीं खड़े उसे जाते देखता रहा। अनामिका जैसी ऊपर आई, उसने देखा उसके कमरे में अवनी, तनुदी और काव्या सोए हुए थे। वहां जगह कम थी, वो लोग नींद से ना जाग जाएं, सोचकर अनामिका ने हल्के से दरवाजा वापस बंद कर दिया और बाहर आ गई। पहले उसने नीचे जाने का सोचा, लेकिन नीचे भी वह किसी को परेशान करना नहीं चाहती थी। कमरे के बाहर खड़ी वह सोच ही रही थी कि सामने बरामदे में बड़ा सोफा उसे दिखा। अनामिका वहां आई और लेट गई। आज की रात उसे यहीं सोना था। सर्दी कम थी, इसलिए इतनी परेशानी नहीं हुई। लेटने के बाद कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। आदित्य घर आया, उसने गाड़ी पार्किंग में लगाई और ऊपर चला आया। शुभ की बातें अभी भी उसके दिमाग में चल रही थी। चलते हुए वह ऊपर आया, जैसे उसकी नजरें सोई हुई अनामिका पर गई। आदित्य उसके पास आया और अनामिका सो रही थी। ठंड की वजह से वह खुद में सिमटी जा रही थी। उसके गाल ठंड से लाल हो चुके थे। आदित्य अंदर गया और अपने ब्लैंकेट ले आया और अनामिका को ओढ़ा दिया। कुछ देर वह खड़े खड़े उसे देखता रहा और फिर अपने कमरे में चला गया। थकान की वजह से उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह अनामिका उठी तो उसने खुद को ब्लैंकेट में पाया, जिसमें से सेंट की स्मेल आ रही थी। अनामिका उठी और अपने कमरे में चली गई। नहाकर वह नीचे आई तो उसने देखा तनुदी और सोमी जीजू जाने की तैयारी करने लगे हैं। उन्हें जल्दी निकलना था। राधा ने उनके लिए सफर में खाने के लिए सूखा नाश्ता बनाकर पैक कर दिया। राधा और राकेश ने दोनों को ढेर सारे तोहफे दिए और रुकने को कहा, लेकिन जीजू के ऑफिस की छुट्टी ना होने की वजह से उन्हें जाना पड़ रहा था। शादी में एक हफ्ते पहले ही आने का बोल दिया उन्होंने। काव्या तो अनामिका को छोड़ ही नहीं रही थी। सारी तैयारियां होने के बाद उन्होंने अपना सामान गाड़ी में रखा और सबसे विदा लेकर बैठ गए। आकाश उन्हें स्टेशन छोड़ने जा रहा था। काव्या को रोता देखकर अनामिका थोड़ा उदास हो गई, लेकिन सुमित ने कहा, वो जल्दी ही वापस आएंगे। गाड़ी चली गई, सभी अंदर आ गए। अवनी भी तैयार होकर नीचे चली आई। दोनों ने नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल गईं। राकेश घर पर ही रुक गए। कॉलेज पहुंचकर अनामिका को पता चला कि एग्जाम की डेट आ चुकी है और इन कुछ दिनों में उसने कुछ नहीं पढ़ा है। क्लास लेने के बाद वह बाहर ग्राउंड में आ गई और खाली पड़ी टेबल पर बैठ गई। अपनी की एक क्लास और थी, उसके आने में टाइम था। सोचकर अनामिका ने अपने नोट्स निकाले और पढ़ने लगी। कुछ देर बाद चपरासी उसके पास आया और कहा, अनामिका राजपूत। अनामिका ने कहा, जी तुम्हारे लिए लेटर आया है। चपरासी ने लेटर अनामिका को दिया और चला गया। अनामिका ने देखा ये लेटर पहले वाले लेटर की तरह ही था। ऊपर से खाली लिफाफे पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। अनामिका उसे लेकर बैठी रही। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इस खत में उसे कौन से सच का सामना करना होगा, सोचकर ही उसका दिल धड़क रहा था। अनामिका भूत बनी उस खत को हाथ में लिए बैठी रही। कुछ देर बाद अवनी आई। उसके हाथ में खत देखकर कहा, ये क्या है? अनामिका ने बुझी आंखों से अवनी को देखा और कहा, माँ का भेजा हुआ दूसरा खत।